दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मुझे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, एटलीस्ट मैं फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाऊं, तो दोस्तों अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। इस डबल इंटीग्रेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए, बट मुझे ऐसा लगा कि एक लेक्चर और बनाना चाहिए। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो आज वो लेक्चर मैं बना दे रहा हूँ। देन इसी के अंदर जो आपके नेक्स्ट मॉड्यूल में जो पार्ट है, डबल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, एरिया हमें कंप्यूट कैसे करना है, वो वाले के ऊपर भी जल्दी ही लेक्चर आएगा। और हम इस लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा, और इस लेक्चर में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होता है, और पूरा बेसिक से हम जाएंगे सब चीजें। हाँ, पर इसके पहले आप मेरे स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें बताई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट समथिंग हमें दिया है। देखो यहाँ पे भी लिमिट्स नहीं है। ओवर द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, एरिया किसके बीच का एरिया हमें निकालना है। एक यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, यहाँ पे दूसरे सर्कल का इक्वेशन दिया है, और वो सही फॉर्म में नहीं दिया है, कैसे भी दिया हुआ है। तो हमें उस तरह से देखते हैं किस तरह से इसका आंसर आता है, चेक करते हैं। अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी देखते हैं। तो दोस्तों इस केस में सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, आर इक्वल टू 2 साइन थीटा, और दूसरा दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 2 साइन थीटा, और दूसरा क्या है दोस्तों, r इक्वल टू 4 साइन थीटा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो जनरली दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे सम में आपका पोलर फॉर्म में ही सॉल्व करूंगा। आप चाहो तो इस सम को कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना तभी समझेगा। और आपको पता है कि आर इक्वल टू, मेरे पास जो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू रहता है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आर कॉस थीटा, एंड देन y इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, r साइन थीटा। तो ये चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया है। तो यहाँ पे r स्क्वायर नहीं है, तो मैं दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक r आया और यहाँ पे एक r, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई बाय r ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे r स्क्वायर हो गया और यहाँ पे r हो गया। अब यहाँ पे इस r स्क्वायर का मतलब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो वहां पे लिखा है ना, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन दोस्तों यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रहेगा। और r साइन थीटा क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो r साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, y होता है। अब फाइनली यहां से मैं अब कार्टेशियन फॉर्म में है, मुझे थोड़ा थोड़ा अब सर्कल के इक्वेशन की तरह मैं आ रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये 2y यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू 0। कभी भी अगर इस तरह से आपका इक्वेशन आता है तो आप सबसे पहले उसे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस है। हम याद है हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या आता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बहुत बेसिक से 6 क्लास 7 क्लास में ये पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये a हो गया, b नहीं है। b अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे मैं b का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे b का वैल्यू, अगर समझो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो ये 2 इंटू वाई है और मुझे 2 इंटू वाई रखना है, तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे 1 लिया है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो उससे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, और जो मैंने b लिया है यहाँ पे देखो, ये 2y 1 जा 2y होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिया है अब ए स्क्वायर माइनस 2ab, और याद है आपको यहाँ पे b का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। पर यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने लिया है वो मुझे इक्वल के वहाँ पे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। अगर आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो, या तो आप इस तरह से ही बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपने प्लस में लिया, यहाँ पे आप -1 स्क्वायर से आप बैलेंस करो। पर अगर आप इतना, अगर मेरे आगे के लेक्चर्स को आपने देखा होगा, वहाँ पे ही मैंने ये चीज़ बताई है, तो आप यहाँ से भी 1 स्क्वायर से बैलेंस कर सकते हैं। देखो ये 1 का कुछ मतलब नहीं है, जस्ट हमने अपने फायदे के लिए लिया है। बुक में इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, डायरेक्ट लिखा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट को समझे। देखो मैं यहाँ पे इसलिए 1 लिया हूँ कि ये फॉर्मूले की तरह पूरा का पूरा पार्ट बन जाए। देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसी का जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू उसी का स्क्वायर लेना है और उसे मुझे बैलेंस करना है। अब मैं इक्वल के वहाँ रखूंगा तो दोनों सेम होने चाहिए। अब इसको अगर, अब देखो फाइनली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये पूरे को मैं
इस तरह से दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ए का वैल्यू क्या है वाई, बी का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अब चाहिए तो इसे 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका सेंटर रेडियस फॉर्म में आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू है 0 है, कुछ नहीं है, y माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y माइनस समथिंग 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से रेडियस यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, और दोस्तों यहाँ पे -1 मत लेना क्योंकि ये फॉर्मूले में ही माइनस आता है, तो यहाँ पे बस 1 लेना, तो मतलब 0, 1, ये इसका क्या आ गया दोस्तों, तो मैं रेडियस बोल रहा हूँ, सेंटर आ गया, क्या आ गया सर्कल का सेंटर। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ईजी होगा। सेम इस तरह से आपको इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट करना है। देखो ऑलरेडी मैंने ये सब, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डिफिकल्ट पार्टी आपको बताऊं कि यार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आऊँगा डबल इंटीग्रेशन बता दिया चले गया, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे जहाँ पे लगेगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो जरूर, और सच में अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो देखो एग्जाम में बहुत खुश होके आओगे। अब यहाँ पे आर सेम वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r साइन थीटा। आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ऐसे ही है आर को हम क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा मतलब क्या होता है दोस्तों वाई। देन देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये -4y विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, आपको पता है 2ab आता है, तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। 2 के बाद मैं a वाला टर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे y है तो y लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या बच रहा है, जैसे उसके बाद अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा था y, उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया। बट अगर यहाँ देखोगे 2y हो गया, तो यहाँ पे अभी भी क्या बचा है, 2 बचा है। यहाँ 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। तो यहाँ वाला जो टर्म है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने इसी टर्म को मैंने 2ab के फॉर्म में लिख दिया। 2 मैंने हमारे फॉर्मूले में आता है, a मैंने यहाँ से लिखा, ये जो y था वो लिखा, और b जो इसके अलावा अभी क्या बचा 2y के अलावा क्या बचा, 2y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4y होगा 2 से, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो आया है उसी से हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, उसी का हम यहाँ पे क्या लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले में मुझे कन्वर्ट करना होता है। अब और मुझे इसी स्क्वायर से क्या करना होता है, इसको बैलेंस। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ये पूरे को आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या आएगा a माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर। ऐसा किसी बुक में आपको नहीं दिया होगा, और कोई भी आपको लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस जनरली लोग सॉल्व ही नहीं कराते। तो प्लीज़ अगर आपको फ्री में अगर इस तरह का कंटेंट मिला है दोस्तों, तो प्लीज़ उस कंटेंट की वैल्यू करो। और मैं चाहता हूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी के सभी बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। और इस तरह की चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे देखो दोस्तों 2 का स्क्वायर उसी तरह से मैं रख रहा हूँ, फिर से ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुँच गया है, सेंटर रेडियस फॉर्म में। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारा फाइनली अब यहाँ पे अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सेंटर जो है मेरा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या आएगा 2, -2 कोई नहीं लिखेगा। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया। अब डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो ये सपोज मेरा क्वाड्रेंट है, अब देखो यहाँ पे सर्कल में ले रहा हूँ, हाँ आपको पता है कि यहाँ पे भाई एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब देखो यहाँ पे आपको 0,1 दिख रहा है, 0,1 दिख रहा है, मतलब ये y एक्सिस पे आएगा, समझ में आया, क्योंकि इसका x क्वाड्रेंट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है वो दोस्तों उसका 0 है। वैसे ही ये देखो ये भी y एक्सिस पे आएगा, और यहाँ पे सपोज ये 1 है। थोड़ा सा मैं और कोशिश करूंगा कि और डायग्राम को हम बड़ा कर दें। तो देखो यहाँ पे सपोज मैंने एक ये सर्कल बनाया, और देखो अभी आपको डायग्राम समझेगा कि मैं यहाँ पे ना तो मेरे पास स्केल है ना तो कुछ है। तो भी परफेक्ट डायग्राम आ गया ना आरो। अब यहाँ पे हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये जो छोटा वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, मतलब उसका जो सेंटर है, सॉरी वो क्या है 0,1,
0,1। और अगर आप बड़े वाले सर्कल की बात करोगे, बड़े वाले का यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो वो क्या आएगा 0,2। तो हमने दोनों ही ड्रॉ कर दिया, दोनों ही। अब आपको क्या करना है दोस्तों, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दी सर्कल ये और ये। अब देखो ये जो सर्कल था, ये जो सर्कल आया 0,1 पे, उसका आर का जो वैल्यू है वो देखो मैं लिख दे रहा हूँ। आर का वैल्यू क्या है, देखो ये मैं चाहिए ना इस साइड लिख देता हूँ और छोटे में लिख देता हूँ। ये क्या था 0,1 और ये क्या था 0,2। अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज जाओगे ना, बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो एक सर्कल है और उसके बाद दोस्तों देखो दूसरा सर्कल आया, इसके बीच में जो जगह बच रहा है, इसी का मुझे क्या करना है, यही एरिया को मुझे क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। इसी एरिया को हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। देखते हैं, स्ट्रिप लेना होगा और पोलर फॉर्म से हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि सर्कल है। और सर्कल कभी भी आया, सर्कल हो गया, या तो अभी मैं एक डायग्राम और आपको दिखाऊंगा जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे। इस तरह के कोई भी डायग्राम आते हैं तो पोलर फॉर्म से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म से मत जाया करो इस तरह की चीज़ों में। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पहला वाला सर्कल है उसमें आर का वैल्यू आपको पता है 2 sin थीटा है। तो मतलब अगर मैं पहले वाले सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ एंड पॉइंट इसका पता है। यहाँ पे आर का जो वैल्यू हो क्या है दोस्तों, आर का जो वैल्यू है क्या है दोस्तों 2 sin थीटा। जो बड़ा वाला सर्कल आया ये वाला, तो उसका मुझे आर का वैल्यू पता है दोस्तों, आर का वैल्यू क्या है 4 sin थीटा। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, ये जो बीच के रीजन दिखाई दे रही है, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये मुझे क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है। ये पूरा रीजन मुझे क्या करना है, इसी का एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप कहीं पे भी एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दो, कहीं पे भी आप एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दो। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया, मैंने देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी रीजन को मुझे क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है और इसी रीजन के अकॉर्डिंग मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब चलो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। अगर आप जब सम सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक सबसे पहले जो पहली चीज़ है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आर का वैल्यू क्या है। ये और ये दो सरफेस पे हमें आर के वैल्यूज पता है। देन दोस्तों दूसरी चीज़ होगी कि ये कौन से एंगल के बीच में आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल, यहाँ आपको पता है 0 होता है और यहाँ पे क्या होता है पाई। मतलब यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा यहाँ तक आया है। देखो ये पूरा अपने को चाहिए, तो हमें 0 to पाई, तो हमें ये भी पता चल गया, तो हमें यहाँ पे लिमिट भी पता चल गया है। तो देखो यहाँ हम अब उसी क्वेश्चन को हम एरिया, अब हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला वाला किसका वैल्यू होगा दोस्तों, हमेशा याद है पहला थीटा का वैल्यू होगा। तो 0 से क्या है, थीटा हमारा कहाँ पे जाएगा, 0 से कहाँ जाएगा पाई। देखो यहाँ से पूरा एंड तक यहाँ तक है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी अपने को लेना है। पीछे कभी सब में हम ये वाला पार्ट लेते नहीं थे, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते थे, इसलिए 0 to पाई/2 जाते थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर का वैल्यू आपको पता है, आर का जो वैल्यू है दोस्तों, आर इक्वल टू क्या है 2 sin थीटा, और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है दोस्तों 4 sin थीटा। आर इक्वल टू 2 sin थीटा टू 4 sin थीटा। अब कोई ये मत बोलना कि सर 0 से क्यों नहीं लिया। 0 से इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा है द फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। ये सर्कल के बीच का जो एरिया वो हमें निकालना है दोस्तों, सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, इसलिए हम वहां पे नहीं गए। चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है r³। तो यहाँ पे हम r³ का वैल्यू लिख दे रहे हैं और यहाँ पे क्या है dr और d थीटा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे और अब नॉर्मल सा इंटीग्रेशन, यही पार्ट इंपॉर्टेंट था। अब आगे का पार्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, आगे के पार्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। अब देखो सभी को r³ का इंटीग्रेशन तो आता होगा, r⁻, अगर आप इंटीग्रेशन के इस पार्ट में हो तो मैंने पहला पार्ट बहुत अच्छे से बेसिक से बताया है। देन r⁻⁴ x⁻n वाला फॉर्मूला, यहाँ पे 1 प्लस लो, नीचे 1 प्लस, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 4 sin थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 sin थीटा, और यहाँ पे क्या है d थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 0 to पाई है। अब मैं लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये 4 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। चाहिए तो आप 4 बाहर भी ले लो, ये देखो ये 4 बाहर है तो ये देखो 1/4 बाहर ले लिया। तो बस लिमिट आपको r⁻⁴ में पुट करना है। तो r की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 4⁻⁴ sin⁻⁴ थीटा। देखो दोनों पे r है, ये पूरा वैल्यू इस पे आएगा।
अब पूरा वैल्यू आएगा तो 4 इसको भी आएगा, इसके ऊपर भी 4 लिखेंगे, इसके ऊपर भी लिखेंगे, एक स्टेप थोड़ा सा मैंने बचाया है। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर ये पूरा का पूरा वैल्यू इस r की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले 2 के ऊपर मैं 4 लिखूंगा और फिर मैं साइन के ऊपर 4 थीटा लिखूंगा और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा। मैंने ये 4 बाहर ले लिया, अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप में बाहर लेते, तो बस ये वैल्यूज मैंने r की जगह पे पुट किया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद अब देखो ये स्टेप मैं लिख रहा हूँ 1/4 ऐसे ही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों ही टर्म यहाँ पे क्या है दोस्तों सेम है, पर उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये देखो ये 4/4 है, मतलब इसमें से एक 4 ले रहा हूँ और ये 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 4 टाइम, तो इसमें से मुझे 2 2 लेना होगा तो 4 होगा, तो मैं उसमें से 4 बाहर लूंगा और इस 4 के साथ क्या कर दूंगा कैंसल। देखो इसमें हमारे पास कितने 4 है, टोटल 4 है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। और इसमें कितना है 2/4, मतलब अपने पास टोटल 2 कितने हैं 4 है, पर हमें कॉमन क्या लेना है 4, तो इसमें से एक 4 आ जाएगा और यहाँ से 2 2 आएगा तो 4 होता है, तो कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं बाहर 4 कॉमन ले रहा हूँ, देखो 4 मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 0 to पाई और यहाँ पे क्या बचा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों 4 कितने थे 4 थे, एक बाहर आ गया तो कितने बचे दोस्तों 4 कितना आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे 2/4 थे, टोटल 4 2 थे, तो उसमें से 2 हमने यूज कर लिया 4 करने के लिए, कॉमन लेने के लिए, तो 2 ही बचे, तो मतलब फाइनली यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, या तो 2/2 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों साइन 4 थीटा और डी थीटा। बहुत बेसिक से है, ये सब स्टेप आपके बुक में आपको दिखाई नहीं देगा कॉमन ऑमन, वो डायरेक्ट कट करेंगे। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आप क्या कर सकते हो एक स्टेप, अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर नहीं करूँगा। अब देखो अगर आप ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 4 क्यूब है और यहाँ पे क्या 4 है, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों ये साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा मैंने बाहर ले लिया और डी थीटा है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे आप 0 to पाई है 4/3 64 होता है और 64 - 4 कितना होगा दोस्तों 60 होगा, और वो 60 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करना, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास कैलसी भी है। और यहाँ पे क्या आएगा साइन 4 थीटा डी थीटा। ऑलरेडी हमने बीटा गामा वाला लेसन कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने लास्ट में एक रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। लास्ट आपने लेक्चर्स देखा होगा, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखो। हाँ, उस लेक्चर को अदिति में हमने कंप्लीट कराया, तो बहुत अच्छे से कराया, इसलिए उसे मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप उसे देख लोगे तो वहाँ पे आपने एक चीज़ सीखा है कि कभी भी ये 0 to पाई है, पर हमेशा अगर वो जो फॉर्मूला है रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 0 to पाई/2 होना चाहिए। तो मैं अगर इसे 0 to पाई/2 लिख रहा हूँ, सपोज मैं इसे क्या लिख रहा हूँ पाई/2, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। याद रखना कभी भी अगर इस पार्ट को अगर आप कन्वर्ट करते हो, देखो ये 60 जाने दो उससे मतलब नहीं है, पर अगर 0 to पाई को कन्वर्ट करते हो तो आगे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बाकी का जो भी है वैल्यूज़ वो आप वैसे ही लिख दो दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद जब आप आंसर निकालोगे ना दोस्तों, तो किस तरह से आंसर निकलेगा, ये देखो ये 120 हो गया इनटू, यहाँ पे आप डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कोई अगर आप देखोगे तो मेरा रिडक्शन लेक्चर आज ही आया हुआ है, आप जाके देखना, रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए, पर आपके सिलेबस के लिए वो बीटा गामा का लास्ट एक्सरसाइज है। ऐसे कोई वहाँ मेंशन नहीं कि रिडक्शन फॉर्मूला है, तो उसमें अगर आपने मेरा पहला लेक्चर भी उसका देख लिया रिडक्शन का, तो आपको वहाँ समझ जाएगा, या तो आपने बीटा गामा का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दो, 4 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1, और 1/2 हमारा क्या है, मैंने आपको वहाँ पे बोला है कि 1/2 या 2/3 आया तो अपना क्या है स्टॉप पॉइंट है। वहाँ पे रेड सिग्नल समझ जाना, रुक जाना। देखो मैंने 4 लिखा है, वहाँ ऐसे फॉर्मूले हैं n-1 n-2 n-3 n-4, वो मैं याद नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आप 4 लिखो। अगर समझे यहाँ पे 7 होता तो 7 लिखते, 6 लिखते, एक एक कम करते जाओ, 5 लिखते, 4 लिखते, 3 लिखते, 2 लिखते। अब 2/3 आया तो भी आपको रुक जाना है, तो 2 स्टॉप पॉइंट होता है, या तो 2/3 आया या तो 1/2 आया, तो दोस्तों आपको रुक जाना है। तो 1/2 आया तो मैं रुक गया। और एक और इसमें एडिशनल होता है कि अगर सपोज दोस्तों ये जो नंबर है इवन नंबर है तो आपको पाई/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ऑड है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 से करते हैं। तो यहाँ मैं पाई/2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये पूरे को अच्छे से सॉल्व करो,
देखो यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, बीटा गामा का भी। अब अगर आप देखोगे तो 4 3 जा ना, तो यहाँ पे 30 हो गया। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 30 को 15 हो जाएगा। तो फाइनली 15 3 जा कितना होता है यारो? हाँ हाँ, बहुत जल्दी बताया। और दोस्तों ये हमने एरिया निकाला, तो आप उसे यूनिट दे दो। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप यूनिट दे देना। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों लाइट अचानक से चली गई, पर अच्छा था कि पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उसके बाद लाइट गई, तो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कुछ चीजें हमारा कर्व ट्रेसिंग लेसन से आ रहा है। जो कर्व ट्रेसिंग लेसन आपके सिलेबस में, बहुत सारे लोगों के सिलेबस में है, बहुत सारे लोगों के सिलेबस में स्किप करा दिया गया है या तो आगे आने वाला है। तो दोस्तों आपको बस ये याद रखना है कि आपके इक्वेशन में अगर ऐसा, आपके क्वेश्चन में अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन आया तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे अगर आप समझो, अगर आपके पैराबोला का इक्वेशन आता है, फॉर एग्जांपल y² = 4ax, तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करने आता है। तो वैसे ही दोस्तों इसका भी कोई डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। अगर वो डायग्राम अगर आपको पता है तो आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इवेल्युएट समथिंग दिया है ओवर अ वन लूप ऑफ दी लेमनीस्कैट दिखाई दे रहा है, और r² समथिंग कुछ दिया है। तो बर्नौलीज लेमनीस्कैट करके ये जो इक्वेशन है दोस्तों, ये इक्वेशन का एक डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम है, वही डायग्राम आपको बस ड्रॉ करना है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप इस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर लो। अब ये ड्रॉ होने के बाद आपको बस क्या करना है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ये? इस तरह का आपको डायग्राम, अगर ये ऐसा इक्वेशन अगर आ रहा है तो आपको इस तरह का डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहां पे से दोस्तों एक लाइन यहां से पास होगी, और दोस्तों एक लाइन आपकी यहां पे से पास होगी। देखो मैं प्रॉपर डायग्राम, हाँ थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है पर समझ लो। और हमें क्या बोला है दोस्तों, हमें क्या बोला, ओवर अ वन लूप। हमें क्या बोला है दोस्तों, वन लूप, मतलब यहाँ पे टोटल 2 लूप है। तो इसमें से किसी भी वन लूप का हमें क्या करना है दोस्तों, एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है दोस्तों π/4 होता है, और जस्ट यहाँ पे -π/4 होगा। वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा, y = x, इसकी वजह से यहाँ पे आपका π/4 आएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपका माइनस फॉर्म में आएगा, ये वाले लाइन का, इसलिए माइनस में आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल 2 लूप दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों में से किसी भी लूप का आप क्या कर सकते हो, एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ r d∅dr, और यहाँ पे √r² + a², और यहाँ पे हाँ। अब यहाँ पे जब मैं लिमिट दूंगा तो पहला लिमिट तो मेरा फिक्स है कि पहला लिमिट मैं, देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो, ये r d∅dr, और यहाँ पे √r² + a², सेम मैंने लिखा। आपको पता होगा कि जो पहला लिमिट होगा दोस्तों वो क्या होगा। आप अगर समझो मैं ये वाला लूप ले रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैं लूप ले रहा हूँ, इस साइड का अगर मैं लूप ले रहा हूँ, तो मेरा एंगल क्या है, π/4 से लेके -π/4, मतलब -π/4 से स्टार्ट होगा और दोस्तों कहां तक जाएगा, π/4 तक। और अगर आप r की बात करोगे दोस्तों, अगर आप r की बात करते हो तो r हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा दोस्तों। और इसका इक्वेशन आपको पता है, यहां से आप इक्वेशन निकाल लो, r रूट आप वहां पे भेजोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, a² cos 2θ। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a² का बाहर आएगा a, और ये √, दोस्तों क्या हो जाएगा, cos 2θ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे, a √cos 2θ। ये आप यहाँ पे r का आपने वैल्यू लिखा, फिर आप उसे सॉल्व करोगे। फिर लास्ट में आपको बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ये देखो, ये यहाँ माइनस से प्लस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसको फिर आपको 0 to π/4 में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। या तो आप इस तरह से भी सम सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन सॉल्व है, मैं इसलिए दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। बट मैं क्या करूंगा दोस्तों पता है, मैं ये पूरा का पूरा लूप लेने के बदले मैं बस
ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट वही लूंगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको एंगल पता है 0 होता है, 0 to π/4। तो हमारा जो एंगल है दोस्तों क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 to π/4। और दोस्तों अगर आप लूप की अगर बात कर रहे हो, ये इसका तो आपको पता है ये सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा a√ऑफ क्या है दोस्तों, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। देखो ये मैंने जस्ट यहाँ से निकाला है, a² था इसलिए बाहर आ गया। ये पूरा का पूरा सेम हो गया। अब दोस्तों बस इसके आगे क्या होगा, एरिया ऑफ वन लूप इन्होंने बोला है कि देखो वन लूप का ही हमें चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, पर अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को सिमेट्री है। तो अगर मैं इसका जो जितना आंसर निकालूंगा उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो सेम इसका भी आ जाएगा। तो बस आगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई बाय 2 ले रहा हूँ। यही स्टेप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। वही आप अपने बुक में चेक करोगे, यहाँ -π/4 से π/4 है और लास्ट में वो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 0 to π/4 करते हैं। पर मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, मैं बस ऊपर के फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें निकाल रहा हूँ, पर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे लूप का आ जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 स्टार्टिंग में ले लिया है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इससे सॉल्व करूँ तो ये देखो 0 to π/4 है। अब सॉल्व करने वाला पार्ट बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों a, यहाँ पे cos 2 थीटा। और जिस तरह से मैं, थोड़ा सा मेरा लेक्चर आपको लंबा दिख रहा होगा, पर रीजन ये है कि हर चीजें आपको समझनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे r है और यहाँ पे दोस्तों √ऑफ r² + a², और यहाँ पे मैं dr ले रहा हूँ क्योंकि dr वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये r वाला, और यहाँ पे दोस्तों d थीटा। अब दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा, पहला लेक्चर देखा होगा, तो मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक क्लियर कर लिया था कि कभी भी अगर नीचे वाला कोई पार्ट है, अगर उसके ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव आता है, जैसे नीचे वाले पार्ट का 2r है, r² का डेरिवेटिव 2r और a² का 0, तो यहाँ पे ऊपर बस मिसिंग क्या है, 2 है, और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, उसको 1/2 से बैलेंस कर दे रहा हूँ। तो ये नीचे वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका अपने पास कोरोलरी था। मैंने आपको इसलिए फर्स्ट लेक्चर में बताया था, देखो ये अगर ऐसा है और उसी का ऊपर अगर समझो डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर हम 2√f(x) लिख सकते हैं। सेम 2 और ये जो नीचे का रूट है वो। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, ये 2 इंटू ये 0 to π/4 दोस्तों वैसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, ये 1/2 ऐसे ही है। ये पूरे का दोस्तों आंसर क्या आएगा, देखो ये 1/2 ऐसे ही है, पर ये पूरे का आंसर क्या आएगा, ये देखो इस कोरोलरी से, देखो ये नीचे जो पार्ट है उसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 2 इंटू नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट क्या है, r² + a², और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या a√ऑफ cos 2 थीटा, और यहाँ पे दोस्तों 0 और यहाँ पे d थीटा। बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझी होगी, बहुत आराम तरीके से। और जिन्होंने 12th में भी नहीं अच्छे से किया होगा उन्हें भी, क्योंकि अब भाई अब करना ही पड़ेगा, अब डेरिवेटिव ये सब चीज़ें अच्छे से करनी होगी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अब देखो हम कैसे चीज़ों को आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये देखो ये 2 अगर आप कैंसिल कर दे रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 0 to π/4, और यहाँ पे देखो ये √ऑफ r² + a², a√ऑफ cos 2 थीटा, भाई लाइट नहीं जाना चाहिए, और 0। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये ऐसे ही रख रहा हूँ पहले, क्योंकि मुझे पहले वैल्यू पुटअप करना होगा। अब देखो भाई मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ रूट के अंदर, और वैल्यू कहाँ पे पुटअप करना है, r की जगह पे, बस याद रखना r की जगह पे। देखो r² है तो ये वाला वैल्यू वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, r√ऑफ cos 2 थीटा, ये मैंने r² की जगह पे पुट कर दिया, और सॉरी उसके आगे a भी है दोस्तों, तो a भी आएगा यहाँ पे। देन इसके बाद प्लस उसी में है प्लस a², ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। एक बार मैंने ये पूरा का पूरा रूट इसके अंदर पुट किया। अब दोस्तों यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, माइनस, अब देखो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ r की जगह, तो ये r पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो √ऑफ a² आएगा, मतलब बस अंडर रूट में क्या आएगा दोस्तों, a², क्योंकि r पूरा का पूरा 0 हो गया। तो ये दोनों मैंने लिमिट पुट किए, यहाँ पे d थीटा था मैंने लिखा नहीं, और यहाँ पे d थीटा है। आराम से 1 by 1, बहुत कोई भी मिस्टेक करना मत। और अगर इस लेक्चर पे अगर आप पहुंचे हो तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले की चीज़ों कंप्लीट की। और प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। मोस्टली अगर आप कहीं पे भी वीडियोस देखोगे
इस तरह के क्वेश्चंस शायद ही कोई कराता होगा, कॉलेजेस में भी कराते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों आप यूनिवर्सिटी का पेपर देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पे 2 है, अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/4 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये अंडर रूट वैसे ही रख रहा हूँ, अभी भी स्टेप बड़ा होगा चलेगा, पर सभी बच्चों को समझना चाहिए। a का स्क्वायर a²। अब देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया cos 2θ, और यहाँ पे a²। और देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे a आया, और यहाँ पे दोस्तों क्या है dθ। अब ये क्या हो जाएगा 2 × 0 to π/4। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो देखो a² दोनों में से मैं बाहर ले रहा हूँ, अभी भी मैं रूट ले रहा हूँ। मैं चाहूँ बुक में ये स्टेप देखना, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है भाई। बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से आया है ये आंसर। अब मेरा इसलिए सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब देखो मैं इसे अगर आगे सॉल्व करूँ तो 2 × 0 to π/4। अभी भी अगर आप देखोगे तो अब मेरा रूट थोड़ा सा गायब होगा। देखो a² के ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा। देखो ना इसके ऊपर स्क्वायर है तो a बाहर मैं ले सकता हूँ, और यहाँ पे अंदर रूट में क्या आएगा दोस्तों, cos 2θ + 1 और -a, और यहाँ पे क्या dθ। अब देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो मैं a पूरा का पूरा बाहर ले रहा हूँ 0 to π/4। अब अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ cos 2θ + 1 माइनस यहाँ से भी ये a बाहर गया 1 dθ। अब दोस्तों यहाँ पे 12th क्लास का एक और फॉर्मूला आएगा। मैं कोई भी स्टेप ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख दूंगा कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो, बस आप मेरा पेज समझना कि मैं ऐसे आया हूँ फिर यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं बताने के पहले आपको 12th क्लास का एक फॉर्मूला बता दूँ। 12th क्लास में दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 + cos 2θ विच इज इक्वल टू 2 cos² θ। और एक चीज़ मुझे अच्छा बहुत लगता है कि मोस्टली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप आगे जाके आप जॉब करोगे तो आप हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ों को, आपके नीचे बहुत सारे लोग जॉब जो करते रहेंगे उनके चीज़ों को आप अप्रिसिएट करोगे। वो चीज़ आपके अंदर मैंने देखा, क्योंकि मेरे लेक्चर्स जाने के बाद ही लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं कि मेरे अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ कि ये जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे दोस्तों अवेलेबल नहीं है। प्लीज़ आप सर्च करके भी चेक कर लेना, और वो चीज़ को आप खुद अप्रिसिएट करते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2a है, अब ये क्या हो गया 2a, ये 0 to π/4। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अभी भी मैं इंटीग्रेशन निकालने के पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। देखो ये 1 + cos 2θ की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 cos² θ - 1, और यहाँ पे दोस्तों क्या dθ। अब देखो ये 2a है, अभी भी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। ये देखो ये √2 ऐसे ही रहेगा, पर ये cos का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा cos θ - 1, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों dθ। देन यहाँ पे क्या आएगा 2a। अब देखो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। अब अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो √2a वैसे ही रहेगा। cos का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos का इंटीग्रेशन दोस्तों sin θ आता है, तो यहाँ पे मैं sin θ लिख रहा हूँ, और दोस्तों माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, जैसे 1 का x आता है तो यहाँ dθ, तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा आएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों π/4 है, और यहाँ क्या 0 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 2a। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो देखो यहाँ पे ये √2 है, और ये क्या है दोस्तों साइन, ये तो कोई थीटा है, थीटा की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ π/4, और फिर मैं देखो ये फिर से यहाँ पे मैंने π/4 पुट किया, मतलब पहले मैंने π/4 सब जगह पुट किया, माइनस, अब देखो मैं 0 पुट कर रहा हूँ, अगर मैं 0 पुट करूँ साइन 0 0 होता है, और थीटा की जगह 0 होगा, तो 0 पुट करने का कुछ मतलब नहीं होता, तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a, और यहाँ पे ये देखो ये √2 है, साइन π/4 कितना आएगा दोस्तों, साइन π/4 का आंसर 1/√2 है। देखो मैंने कितना भारी लिखा है, और यहाँ π/4 है, तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर मैं अपने आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे 2a है, और यहाँ पे 1 - π/4। आप चाहोगे तो इसे अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, और इसे आप लिख सकते हो। आप चाहिए तो 4 ऊपर ले लो,
4 माइनस पाई अपॉन 4, ऐसे भी आप लिख सकते हो 2a, देखो 4 माइनस पाई अपॉन 4, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या आएगा 4 माइनस पाई और यहाँ पे a और अपॉन 2। आप इतना भी रख सकते हो, इतना भी आंसर रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आंसर रखने वाले हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अराउंड ये वीडियो भी 14 मिनट्स का हो गया, तो वीडियो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सब समझ में आ रही होगी। अब मैं एक नेक्स्ट पार्ट लूँगा और जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहेगा कि कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। पर अब उम्मीद है कि आपने यहाँ तक का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद।